हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, इग्नाइट जेई बैच का। तो एग्जैक्टली लेक्चर नहीं है, आज हम एरोडोव के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो अगर तुम इस सीरीज को फॉलो नहीं भी कर रहे हो और तुम्हें केवल एरोडोव के प्रॉब्लम्स देखने हैं कि कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, तो भी तुम इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम एरोडोव की प्रॉब्लम्स, वैसे तो हम इस सीरीज में सारी एरोडोव की प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जितनी भी रेलेवेंट है। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आगे तक चलेंगे और साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बताता चलूंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स रेलेवेंट है और कौन कौन सी इरेलेवेंट है, तो तुम उनको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं यार, इग्नाइट जेई बैच के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी अगर तुम इसको पहले से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा। तो इस बैच में यार हम मंडे वेंसडे फ्राइडे रेगुलर लेक्चर्स करते हैं 1 to 1.5 आवर्स के, जिसमें हम पूरा 12th का सिलेबस जेई का कवर कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल। और अब तो सैटरडे मंडे वेंसडे फ्राइडे के अलावा मैंने संडे में एक लेक्चर और ऐड कर दिया है, तो अब तुम्हें बेसिकली यहाँ पर 4 लेक्चर्स पर वीक हो गए। और ये तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने। ठीक है, इसमें तुम्हें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे लेक्चर के बाद, जो कि टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेंगे। तो अगर तुम इस चैनल पे पहले से हो तो तुमने वो ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा होगा। अगर नए हो तो तुम जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, इसमें जीरो टू एडवांस लेवल हम करने वाले हैं, पूरा हर चैप्टर को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर। तुम्हें मेरी खुद की गाइडेंस मिलेगी, इसमें हम बुक्स लाइक रोडो पाथफाइंडर के क्वेश्चन भी करेंगे और तुम देखोगे कि तुम इनको कितना इजी कर पाते हो। और बेसिकली आज उसी का एक तुम्हें पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज हम एरोडोव के काफी सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पे रेगुलर रहेंगे और सीरीज में रेगुलर रहेंगे, जो मुझसे रेगुलरली डाउट्स वगैरह पूछेंगे कमेंट्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे या टेलीग्राम पे डीएम करके या इंस्टाग्राम पे डीएम करके, तो उन लोगों को मैं खुद पर्सनली गाइड करूंगा तुम्हारे एग्जाम होने तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे फॉलो करना है, वैसे तो मैंने तुम्हें इंट्रो वीडियो में काफी डिटेल में बताया है। तो अगर तुम पुराना तो तुमने देखा ही होगा, अगर तुम नए हो तो तुम जा करके वहां से एक बार चेकआउट कर लेना कि कैसे फॉलो करना है। बाकी मैंने यहाँ पर भी चीजें मेंशन कर दी हैं किस तरीके से तुम्हें फॉलो करना है, तो तुम पॉज करके इसको भी देख सकते हो एक बार। तो मेरा एक इंट्रोडक्शन जो लोग नए हैं उनके लिए। तो करेंटली मैं एक थर्ड ईयर तो मेरा खत्म हो गया, फोर्थ ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी बीएचयू वाराणसी, अभी जस्ट खत्म हुआ थर्ड ईयर। ठीक है, और जेई एस्पिरेंट्स को गाइड करना मेरा पैशन है। और फिजिक्स का मेरे को मतलब हमेशा से फिजिक्स बहुत पसंद थी, जेई के टाइम पर भी मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद थी। और तभी से मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था यार कि मेरे को फिजिक्स पढ़ानी है आगे जेई एस्पिरेंट्स को। तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और पिछले कुछ टाइम से इसमें मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ स्ट्रैटेजी और गाइडेंस रिलेटेड वीडियो भी बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले अपने आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये मैंने डायरेक्टली एरोडो की बुक से स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चन से, इसलिए तुम्हें ये सब थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, बट कोई नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट बुक से ही स्क्रीनशॉट लिया है, इसलिए ऐसा है। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। हालांकि ये बहुत रेलेवेंट नहीं है, बट कर सकते हो तो एक बार कर लो। ठीक है, इसमें तुम्हारा थोड़ा सा ग्रेविटेशन रिवाइज हो जाएगा बस। ग्रेविटेशन नहीं कर रखा है तो अभी तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं तुम्हारे एरोडो के फर्स्ट क्वेश्चन को, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में तुम्हारे पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो प्रोटॉन्स हैं, दो अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, दोनों के बीच में पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, फिर प्रोटॉन के लिए पूछ रहा है। ठीक है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि क्यू बाई एम की क्या वैल्यू रखें ऑफ पार्टिकल। स्पेसिफिक चार्ज बेसिकली क्यू बाई एम को ही कह रहा है, उसी को कहते हैं। ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल वुड दीज फोर्सेज बिकम इक्वल इन देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज इन केस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, तो पहला पार्ट तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक पहला पार्ट है। ठीक है, ऐसे एडवांस में क्वेश्चन, इसीलिए एरोडो के क्वेश्चन करने का फायदा होता है, क्योंकि इसमें काफी लंबे लंबे सवाल, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी होती है, तो तुम्हें आदत पड़ जाती है, एडवांस में भी ऐसे ही आता है। ठीक है, बल्कि अभी तो देखा गया कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी एरोडो से कभी कभी एडवांस में उठ करके आ जाता है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करता है या कभी कभी तो वो भी नहीं करता, इसलिए इसको करने का बहुत फायदा है। तो पहला पार्ट तुम्हारा बोल रहा है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्सेज बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट इससे इंडिपेंडेंट है कि व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू बाई एम, हम ऐसा कह सकते हैं कि दीज फोर्सेज बिकम इक्वल, मतलब ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल हो जाए। इलेक्ट्रॉन के केस में भी अलग और तुम्हारे प्रोटॉन के केस के लिए भी अलग, ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो सेकंड पार्ट पे हम बाद में आएंगे, पहले हम पहला पार्ट कैलकुलेट करते हैं, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एफ ग्रेविटेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है तुम्हारी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है ना। और टू इलेक्ट्रॉन है तो ई इंटू ई, ई स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट। ठीक है, के ई ई, ई इंटू ई, ई स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लिखेंगे हम कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो तुम्हारा होता है, M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एम ई बोल देता हूँ, तो एम ई स्क्वायर
बाय आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मास एम ई हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर तुम्हें वैसे ही कटता हुआ दिख जाएगा, तो ये तुम्हारा बनेगा बेसिकली सिंपली के ई स्क्वायर बाई जी एम ई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अब सारी वैल्यूज रखो, के यानी कि 1/4 बाई नॉट, तो इसकी वैल्यू होती है तुम्हारी 9 × 10⁻⁹ ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है तुम्हारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर, अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तुम्हारा होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है, ये हो गया, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारा 9.1 × 10⁻⁻31, ठीक है, ये हो गया, और इसका स्क्वायर करना है। तो जब तुम इसको टोटली ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव कर दिया है, जेई एडवांस में प्रोबेबली ऐसा नहीं आना चाहिए, बट ये तुम्हारा आंसर नियरली 4.13 इंटू 10⁻⁻, सॉरी, 10⁻42 टाइप का आएगा, ठीक है। यही आएगा। तो अब यहाँ से तुम्हें एक चीज देखने को मिल रही होगी, ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो आ रहा है, अगर तुम यहाँ से एक चीज देखो तो ये 10⁻42 के ऑर्डर का आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, अच्छा खासा हाई फोर्स है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा होता है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। और अभी ये बेसिकली हमने थ्योरी में भी शायद बात करी थी, ठीक है। और इसके बाद अभी तुम देखोगे एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे बांध करके रखता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे तो देखा जाए तो प्लस और ये माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो प्लस माइनस के बीच में तो अट्रैक्शन हो जाना चाहिए, ये यहाँ पर ऐसे आकर के लड़ जाने चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं होता ना, तो ये बेसिकली कुछ ना कुछ यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स आ रहा होता है, तो वो होता है तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड और भी बहुत ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स की बात अभी हमें नहीं करनी, तो वो हमारा मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी काफी ज्यादा होता है। बट अभी तुम ये समझ सकते हो यहाँ से देख करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा आ रहा है ऑर्डर में, ठीक है। सिमिलरली तुम्हें प्रोटॉन के लिए करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपना आगे का। प्रोटॉन के लिए वही एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एफ ग्रेविटेशन हो जाएगा, के इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का भी चार्ज तो ई ही होता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा सिंपली के ई स्क्वायर बाई जी एम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, जो कि आर स्क्वायर अगेन कैंसिल आउट। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे 9 × 10⁻⁹ ठीक है, ई स्क्वायर यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू रखोगे 6.67 × 10⁻11 इंटू एम ऑफ प्रोटॉन कितना होता है तुम्हारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इसका स्क्वायर, तो ये होता है। तो अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो फाइनली तुम्हारा आंसर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, नियरली 10⁻26 आएगा, ठीक है, आंसर। ये देख सकते हो प्रोटॉन के केस में थोड़ा कम आया है, तो यही तुम्हारा आंसर था। तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा यहाँ तक वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके आगे बोल रहा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज q बाई m ऑफ द पार्टिकल वुड दीज फोर्सेस बिकम इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ मतलब बोथ द पार्टिकल्स। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए, यानी कि के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर हो जाए तुम्हारा जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यही है, बस इलेक्ट्रॉन में एम ही रख देते थे, प्रोटॉन में एम पी रख देते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। तो अब ई बाय एम का होल स्क्वायर है बोल सकता हूँ ना, ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर को ऐसा इज इक्वल टू जी बाई के। तो ई बाई एम की वैल्यू, या फिर इसी को क्यू बाई एम भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि चार्ज पर मिनट मास यही पूछ रहा है ना, स्पेसिफिक चार्ज। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी बाई के, है ना, यहाँ पे वैल्यू रखोगे अंडर रूट ऑफ 6.6 × 10⁻⁻27, ठीक है, अपॉन के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो नियरली तुम्हारा आंसर निकल करके आएगा 0.86 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन टाइप के सवाल हैं, ऐसे सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तो नहीं आते जेई में, बट फिर भी चलो ठीक है, कर सकते थे। तो थोड़ा सा तुम्हारा ग्रेविटेशन रिवाइज हो गया यहाँ पर, यही है। तो आगे बढ़ते हैं यार। अब ये आया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉपर स्फीयर ईच ऑफ 1 ग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जेई में नहीं आते, तो ये तुम्हारे लिए नॉट रेलेवेंट है। बाकी अगर तुम चाहते हो तो मैं इसका सोल्यूशन तुम्हें भेज दूंगा, बट फायदा नहीं है, क्योंकि इरोडो कोई जेई एडवांस करे तो बनी नहीं है, है ना। तो जो क्वेश्चन अपने जेई के रेलेवेंट नहीं है उनको करने का कोई फायदा नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए नॉट रेलेवेंट है, तो तुम इसको आगे छोड़ सकते हो। बाकी है आसान ही, बट नॉट रेलेवेंट है, इसलिए अभी इसको नहीं कर रहे हम, ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। Two small equally charged spheres, each of mass m, are suspended from a point, say
from the same point by silk threads of length L. ठीक है, the distance between the spheres is x less than L. Find the rate dq by dt at which the charge leaks off if the sphere from leaks off each sphere if their approach velocity varies as v equal to a by root x. तो ये वाला सवाल अपन क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो वैसे ये एरोडोव का ही सवाल था, वहां पर मैंने तुम्हें ऐसा बताया नहीं था कि एरोडोव का सवाल है, तो हमने इसको ऑलरेडी क्लास इलस्ट्रेशन के फॉर्म में किया हुआ है। बेसिकली इस तरीके का सवाल था कि इस तरीके की दो बॉल्स हैं, ठीक है, ये मतलब इक्वली लेंथ इक्वल है, इस तरीके की सिमेट्रिकल सिचुएशन थी। तो और इनके बीच का सेपरेशन एक्स दिया हुआ था, तो ये बोला था कि अब इनमें जो चार्ज है, इनमें जैसे लेट से क्यू और क्यू चार्ज है, तो ये क्यू क्या करेगा, लीक ऑफ होना स्टार्ट करेगा। तो लीक ऑफ होना स्टार्ट करेगा तो वहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा तो ये कुछ ना कुछ पास आते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा, अगर तुम इसको चार्ज को इमेजिन करो कि जीरो हो जाए तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बचेगा ही नहीं, और ये दोनों ही चार्जेस तुम्हें इस तरीके से देखेंगे, साथ में एकदम वर्टिकल होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो वही है। तो जैसे जैसे लीक ऑफ करेगा धीरे धीरे चार्ज कम होगा, फोर्स भी वेरी करेगा, फोर्स कम होगा तो ये थोड़ा थोड़ा पास आएंगे, तो जब ये पास आने लगेंगे तो इनके लिए अप्रोच वेलोसिटी इस तरीके से वेरी करेगी, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो है इसमें डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर फाइंड द रेट dq by dt विद विच द चार्ज लीक्स ऑफ। तो ये जो चार्ज लीक ऑफ का रेट है dq by dt, ये क्या होगा ताकि तुम्हारी वेलोसिटी इस तरीके से वेरी करे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में कर रखा है, तो वहां से जाकर के तुम देख सकते हो, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है, हम ऑलरेडी एक बार इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी तुम्हारे लिए नॉट रेलेवेंट है, ठीक है, नॉट रेलेवेंट। अब ये मत सोचना कि भैया सारे नॉट रेलेवेंट बता रहे हैं, मतलब टोटल तुम्हारे 3 सवाल नॉट रेलेवेंट है, शुरू के 1 to 15। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कवर करने वाले हैं। तो दो तुम्हारे ये अभी हो गए, ठीक है, नॉट रेलेवेंट वाले, नहीं सॉरी, हाँ दो अभी हो गए, और इसके बाद तुम्हारा एक नॉट रेलेवेंट और आएगा आगे, ठीक है। बट वो वाला मैं कराऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग खुलेगा तुम्हारा, पर उस तरीके का सवाल जेई में नहीं आने वाला, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें उस समय बताऊंगा। तो अभी इसमें क्या है, देखो दो चार्जेस Q1 Q2 आर लोकेटेड एट अ पॉइंट विद रेडियस वेक्टर R1 R2, नेगेटिव चार्ज Q3 एंड रेडियस वेक्टर R3 एट विच द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री विल बी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है ना, वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज लग रहा है, तो इतना वेक्टर तुम्हें नहीं करवाएगा उसमें, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा का काफी यूज लगेगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में तुम्हें पूछ रहा है कि R3 और Q3 बताओ। तुम्हें अगर जेई में आएगा भी तो इस तरीके का आएगा, ये है Q1, ये है Q2, ठीक है। अब एक Q3 तुम्हें कहीं रखना है जो कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसको ले जा करके मैं इनके सराउंडिंग में कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी रख सकता हूँ, और उस चार्ज की वजह से मतलब जब मैं उसको रख दूंगा तो नेट ये तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, यानी कि ये जो चार्ज रखा है ये भी और ये भी तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। इस तरह का सवाल हमने शायद थ्योरी में ऑलरेडी क्लास में कर रखा है ना। तो कहाँ रखेंगे ताकि जो है ऐसा हो, तो वो उस तरीके का सवाल आता है, वो हमने क्लास में ऑलरेडी कर रखा है। इसमें क्या है ना कि इनमें सबका पोजीशन वेक्टर दे दिया, इसका R1, इसका R2, इसका R3। उस वाले सवाल में हम क्या करते थे ना कि हम किसी एक के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता देते थे और वेक्टर वेक्टर नहीं करते थे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वेक्टर पूछा गया है। तो आंसर वैसे तुम निकाल लोगे इसका भी, बट वो वेक्टर फॉर्म में जिस तरीके का आंसर तुम्हें रीडो में दिया होगा वो निकालने में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो कोई फायदा नहीं है इसमें टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि ये नॉट रिलेवेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो। हम्म, तो ये सवाल अच्छा है। अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर एज एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, ठीक है, एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है। व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द रिंग सेंटर। बेसिकली इस तरीके की एक रिंग है, एक मिनट बना लेते हैं पहले। इस तरीके की एक रिंग गिवन है, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है, ये बोल रहा है क्यू चार्ज है इस रिंग पर, ठीक है। इस तरीके से इसके सरफेस पर लेट से होगा, बना लेते हैं। इसका रेडियस है आर, यहाँ लिख लेते हैं। हाँ, तो अब इसमें क्या किया अपन ने, ला करके क्यू नॉट चार्ज रख दिया इसके सेंटर पर, इस तरीके से क्यू नॉट चार्ज रख दिया। अभी कह रहा है कि जब हम इस चार्ज क्यू नॉट को रख देंगे तो इसके जो स्ट्रेचिंग फोर्स है, जो रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग फोर्स आएगा, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ ये बताओ, ठीक है। तो पहले कोई स्ट्रेचिंग फोर्स वगैरह नहीं था, मतलब बेसिकली अगर कोई स्ट्रिंग होती है तो उसमें बेसिकली अगर इधर से इधर तुम्हारा टेंशन बराबर ही लग रहा होता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ होता है ताकि स्ट्रिंग इंटैक्ट रहे, ठीक है। इसमें भी रहेगा, अगर धागा होता तो इंटैक्ट रहता, बट अगर धागा नहीं है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर क्यू नॉट रखा ना, तो क्यू नॉट की वजह से होगा क्या, लेट से हम इसमें यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लेते हैं इस तरीके का, डी थीटा एंगल का, ठीक है। वैसे तो ये बहुत छोटा एलिमेंट होना चाहिए, जैसे हम लेते थे रिंग का, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देखा था ना वहां पर भी जैसे लिया था। बट थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए मैंने इसको बड़ा बना दिया, बाकी ये है छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। तो ये डी थीटा एंगल है, मतलब बहुत छोटा एंगल है, इस तरीके का एलिमेंट है। तो अब क्या होगा, इस एलिमेंट पर, इस क्यू नॉट वाले चार्ज की वजह से अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ, है ना, तो वो देखो कैसे लिखूंगा मैं, ठीक है। उस फोर्स की डायरेक्शन होगी ये हॉरिजॉन्टल जो मैंने बनाया, मतलब बेसिकली इसके मिड पॉइंट से पास करता हुआ, ऐसा,
ये एंगल डी थीटा बाई टू, मतलब इसके एकदम बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड में कितना लिखूंगा, इस पर, इस एलिमेंट पर अगर चार्ज डी क्यू है और इसकी लेंथ कुछ मैंने बोल दी थी, लेट से डीएक्स टाइप की, जो भी है डीएक्स टाइप की, तो अगर इस पे चार्ज डी क्यू है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्योंकि के इस क्यू नॉट चार्ज की वजह से, और ये डिस्टेंस आ रही है ना, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू, ठीक है। तो ये आएगी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छी बात है। अब क्या होगा, इस एलिमेंट को दोनों तरफ से इस तरीके से टेंशन मिल रही होगी, तभी ये इंटैक्ट है, जैसे स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन प्रेजेंट होती है उस तरीके से। तो इधर से एक टेंशन होगी, इधर से एक टेंशन होगी। अब ये इक्वल होंगी या नहीं होंगी, नहीं इक्वल होंगी तो फिर तो धागा उड़ जाएगा, इसलिए इक्वल होना ही चाहिए। अगर तुम अनइक्वल भी मानते हो तो तुम अभी देख लोगे कि इक्वल ही निकल के आएगी, कैसे। अब इसका कंपोनेंट लेंगे अपन, ठीक है। तो अभी ये दोनों थोड़ा थोड़ा ऐसे तुम्हें टिल्टेड से दिख रही होगी, एक थोड़ा सा, मतलब ये एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट का कुछ तो एंगल है ना, है बहुत छोटा एंगल है, बट हमने इसको कुछ तो एंगल है, तो हमने इसको थोड़ा बड़ा विजुलाइज करने के लिए बनाया था, तो इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब इसे कंपोनेंट्स लेते हैं, तो कंपोनेंट्स कैसे लेंगे भाई, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इस टी का एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, इस तरीके से, अज्यूमिंग कि हमने हॉरिजॉन्टल लिया है, ठीक है, मतलब बेसिकली इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर ऐसा। तो एक इसके अलोंग, ये जो ब्लू वाला जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का वेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर, एक इसके अलोंग, तो इधर आएगा, है ना, इसके पैरेलल बेसिकली। तो इसका भी इधर से एक पैरेलल ऐसा आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा ऐसा। तो हमने अभी इसको ऐसे ही मान लिया कि ये अपना हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ये कुछ ऐसे होता ना, तो टेंशन के भी कंपोनेंट ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे आते हैं, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक के पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर। तो बेसिकली अभी हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मान लिया कि हमने एलिमेंट उस हिसाब से बनाया है, ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए, ठीक है। अब इन कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होगी ये देखना होगा अपने को, है ना। कंपोनेंट्स तो बना लिए, इसको रिजॉल्व कर लिया, बट वैल्यू कैसे लिखें, अब ध्यान से देखो, ये एंगल डी थीटा बाई टू अपन ने बना रखा है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये एंगल अपन ने डी थीटा बाई टू बना रखा है, ठीक है, डी थीटा बाई टू बना रखा है। तो ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई टू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है, तो ये को इंटीरियर एंगल है, ये भी डी थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। डी थीटा बाई टू हो गया, तो ये एंगल तुम्हारा 90 माइनस डी थीटा बाई टू हो जाएगा, जो अभी बनाया, और ये जो छोटा वाला एंगल है अगेन डी थीटा बाई टू हो जाएगा। समझ में आई बात। सिमिलरली इधर भी यही होगा, ये डी थीटा बाई टू है ना, तो ये भी डी थीटा बाई टू है, ये 90 माइनस डी थीटा बाई टू है, और ये वाला एंगल तुम्हारा जो छोटा वाला अगेन बना, ये अगेन डी थीटा बाई टू बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आए, ये आए तुम्हारे, ये वाला जैसे मैं लिखना चाहूँ, एक मिनट ऑरेंज से लिखता हूँ, ये वाला आया तुम्हारा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और ये वाला आया तुम्हारा टी साइन डी थीटा बाई टू। अगेन इधर वाले में भी यही, ये वाला आया तुम्हारा टी कॉस डी थीटा बाई टू, और ये आया तुम्हारा टी साइन डी थीटा बाई टू। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें जो बोल रहा था स्टार्टिंग में, क्या तुम इनको टी वन टी टू भी मानते ना, तो ये बाद में इक्वल आ जाता है, क्योंकि ये टी वन कॉस डी थीटा बाई टू और टी टू कॉस डी थीटा बाई टू इक्वल होता है, यानी कि टी वन टी टू इक्वल होता। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए, ये नेट फोर्स बैलेंस आउट हो गए इस तरीके से, है ना। अब ये वाले दोनों इक्वल करो, ठीक है, ये टी साइन डी थीटा बाई टू, टी साइन डी थीटा बाई टू, ये दोनों मिला करके किसको रिजॉल्व, किसके बराबर होंगे, इसके होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो है ही है ना रिंग। तो हम यहाँ से लिखेंगे टू टी साइन डी थीटा बाई टू, है ना, साइन ऑफ डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू, ये बेसिकली ये और ये इज इक्वल टू इसके बराबर, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू, इस तरीके से लिख लेंगे हम, ठीक है। चलो, अब डी क्यू को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, डी क्यू जो है वो होगा लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर, है ना। और ये जो रिंग है, इसमें ये जो dx लेंथ है एलिमेंट की, ये सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dx को लिख सकते हैं आर डी थीटा, यानी कि बेसिकली रेडियस ऑफ रिंग, स्मॉल आर ले देते हैं, इंटू एंगल सबटेंडेड, तो रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड, यही तो तुम्हारा आर्क लेंथ होता है, तो आर डी थीटा इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम यहाँ से लिखेंगे इसको के क्यू नॉट लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इधर लिखेंगे टू टी और साइन ऑफ डी थीटा बाई टू। अब ये जो डी थीटा है ना, बहुत ही छोटा एंगल है ना, तो थीटा जो डी थीटा है ये तुम्हारा बहुत स्मॉल एंगल है ना, स्मॉल एंगल है। तो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि डी थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन डी थीटा, बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि अगर छोटा एंगल है तो साइन डी थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन डी थीटा, है ना, ये दोनों बराबर होंगे, ये हमें ऑलरेडी क्लास में कुछ क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं, इज नियरली इक्वल टू डी थीटा। तो बेसिकली साइन डी थीटा, टेन डी थीटा और डी थीटा तीनों बराबर ही है, कुछ भी लिख दो, तो साइन डी थीटा बाई टू को अपन सीधे डी थीटा बाई टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब डी थीटा के लिए कोई चीज ट्रू है तो डी थीटा बाई टू के लिए भी ट्रू होगी, वो तो और छोटा हो गया,
है ना। बस सिंपल, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर यहाँ से देखो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, इस आर स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, तो यहाँ से अपना निकल करके आएगा टेंशन की जो वैल्यू निकल करके आएगी भाई की के क्यू नॉट लैम्डा बाय आर, है ना। अब ये जो लैम्डा है ये अपन ने खुद से माना था, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में ये क्यू और आर गिवन है। तो लैम्डा अपने ने खुद से माना था, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि टोटल चार्ज था क्यू रिंग पर, और लेंथ कितनी थी 2 पाई आर। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपन यहाँ से लिखेंगे के की वैल्यू भी रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू लैम्डा की वैल्यू रखेंगे Q/2 पाई आर, है ना। और एक 1/r और है ये वाला, है ना। इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा Q/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार समराइज कर देता हूँ पूरा। बेसिकली ये एक रिंग थी, इसके सेंटर पर हमने ला करके एक यूनॉट चार्ज रखा, फिर हमने उस पर एक एलिमेंट बनाया जो कि बहुत छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है, बट हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि हम यहाँ पे ये वेक्टर वेक्टर विजुलाइज कर सकें, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखा इस एलिमेंट के ऊपर, जो कि एग्जैक्टली इसके बाइसेक्टर से पास होता हुआ जाएगा, क्योंकि अब इस एलिमेंट पे भी देख सकते हो ना, ऐसे ऐसे भी फोर्सेस आएंगे, अगर तुम इनका कंपोनेंट लोगे तो इधर और इधर बनेगा, तो ये वाले वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है, वो बहुत ही छोटा है, डी थीटा टाइप का है ना, इसलिए। तो यही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपन ने बनाया, ठीक है। अच्छी बात है। फिर ये जो टेंशन है ये कुछ कुछ एंगल पर होंगे, वो एंगल कैसे हमने निकाला, ये डी थीटा बाई टू है, ये भी डी थीटा बाई टू है, सिमिलर ज्योमेट्री करके हमने निकाला कि ये एंगल डी थीटा बाई टू है। फिर इस टेंशन का हमने कंपोनेंट लिया, तो वर्टिकल कंपोनेंट अपने को कैंसिल आउट होते हुए दिख गए, और दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से अपन इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, तो वही अपन ने यहाँ पर इक्वेट किया। इक्वेट किया, इसके बाद अपने को ये डी क्यू की वैल्यू रख दी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू इट्स लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ अभी अपन ने लैम्डा मान लिया, बाद में इसको पुट कर लेंगे। और लेंथ कितनी हुई, आर्क लेंथ, आर रेडियस है और डी थीटा एंगल है, तो आर डी थीटा, ये अपन ने यहाँ पे पुट किया। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद अपने पास टेंशन का वैल्यू कुछ इस तरीके का निकल करके आया। बीच में अपन ने एक अप्रोक्सीमेशन लिया कि साइन डी थीटा और डी थीटा टैन डी थीटा सारा बराबर ही होगा, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, तो उसके लिए अपन ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये किया, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख लो, क्योंकि अपने को लैम्डा नहीं गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है क्यू और आर। तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो चार्ज टोटल चार्ज क्यू है रिंग पर, और उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, उसका सर्कमफेरेंस, यानी कि 2 पाई आर। वही करा, यहाँ पर पुट कर दिया, ये Q/2 पाई आर, बाकी ये के की जगह 1/4 पाई रख लिया, बस वही आंसर लिख दिया, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको तुम पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से ये वाला हो जाना चाहिए, पिछला वाला थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। अगर अभी तक अच्छे से पढ़ा है तो ये तुम्हें अपने आप से करना चाहिए कायदे से, नहीं तो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ओ भाई, कोई नहीं। हम्म, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। इसने बोला पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट द पॉइंट विद रेडियस वेक्टर दिस, तो मतलब ये चार्ज है, ये एक्स वाई प्लेन में रखा है, एक रेडियस वेक्टर इस तरीके का, मतलब इस तरीके का एक चार्ज है अपने पास। बेसिकली इस तरीके का कुछ एक्स वाई प्लेन मान लिया, ठीक है। अपने पास एक ये क्यू नॉट चार्ज, मतलब 50 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 50 माइक्रोकूलम का चार्ज है, जिसका पोजिशन वेक्टर तुम्हें गिवन है क्या, 2 i कैप + 3 j कैप, ठीक है। एक्स वाई के हिसाब से वही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वेक्टर बताना है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड एट अ पॉइंट विद रेडियस वेक्टर, मतलब एक पॉइंट है जिसका रेडियस वेक्टर है ये, तो पॉइंट पी है जिसका रेडियस वेक्टर तुम्हें गिवन है, आर बार इज इक्वल टू 8 i कैप - 5 j कैप, तो ये गिवन है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बताना है और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है, ठीक है। तो सिंपल है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या होगा, इसको लाइन ज्वाइनिंग ऐसे बनाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे तो यही होगा, है ना, ये। अब इसको लिखते कैसे हैं भाई, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, अभी हमने क्लास में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर के इंटू इसका चार्ज कितना, 50 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना, ये क्योंकि माइक्रो कूलम है ना, के क्यू बाय मॉड ऑफ आर बार माइनस आर नॉट बार का क्यूब इंटू आर बार माइनस आर नॉट बार। अब ये क्यूब कहाँ से आया, ये तुम्हें अगर थ्योरी तुमने पढ़ी हुई तो तुम्हें पता होगा, क्योंकि दूसरा तरीका ये है कि तुम इस वेक्टर का, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता था ना, तो उसकी जगह अपन ने क्या किया है, आर बार माइनस आर नॉट बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो ऊपर वेक्टर बन गया था, नीचे ये बना था, ये अपन ने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली सीधे सीधे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपना ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं, तो के की वैल्यू, यहाँ पे के की वैल्यू भी रख दूं क्या, 9 × 10⁻⁹ होती है, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, इंटू
यहाँ बनेगा आर बार माइनस आर नॉट बार, यानी कि दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, तो 8 माइनस 2 6 आई कैप, -5 -3 यानी कि -8 जे कैप। ठीक है, और फिर नीचे इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिख ही रहा होगा डायरेक्टली, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना, यानी कि अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, है ना, यानी कि कितना, 36 प्लस 64 तुम्हारा सीधे सीधे 100 हो गया, अंडर रूट 100 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, इतना कैलकुलेशन अब ओरल तुम कर लोगे क्योंकि अब तुम 12th के बच्चे हो। ठीक है, तो इतना एक्सपेक्टेड है तुमसे। तो ये 10 हो गया ना, 6 और 8 वाला वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 10 हो गया, तो 10 का क्यूब ये हो गया, तो ये अपना आंसर होना चाहिए कुल मिला करके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई, है ना। क्या करें, ध्यान से देखो, 10 का क्यूब ये ऊपर जा करके 10⁻³ बनाएगा, तो ये 10⁻⁹ और ये 10⁹ पूरा कट गया, कैसे कटा देखा ना, ये 10⁻9 है, ये 10⁻⁻6 है, और ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ और हो जाएगा, तो ये 10⁻9 के इक्वेलेंट हो जाएंगे दोनों मिलके, खत्म। अब तुम्हारा बना ये 9 × 50, यानी कि 9 × 50, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ×2, अंदर बचेगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, है ना। तो ये बचा 9 × 5 45 × 2 900, है ना, 900 × 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप वोल्ट पर मीटर, है ना। और इसमें इनोडो में आंसर शायद किलो वोल्ट पर मीटर में दिया था, तो इसको 1000 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा 0.9 × 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप वोल्ट पर मीटर, यानी कि 9 से 27 तो बनेगा 2.7 आई कैप। ये इरोडोव का एग्जैक्ट आंसर जो दिया है वो इस फॉर्म में दिया है, -3.6 जे कैप वोल्ट पर किलो वोल्ट, सॉरी किलो वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ से अपन ने 1000 से डिवाइड करके किलो वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी पूछा था, तो मैग्नीट्यूड अब इसके बाद तुम यहाँ से स्क्वायर करने के बजाय यहाँ से मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना, ये वाला वैल्यू है ना, तो कितना आया था 900, या फिर ऐसे लिख लेता हूँ 0.9 × 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, है ना, किलो वोल्ट पर मीटर, ये आया था। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल लेते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड ही है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस 16, ये वही 3 4 5 वाला ट्राइंगल बन गया, तो ये 5 बन जाएगा, तो 5 × 0.9 किलो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, तो कितना हुआ 0.9 × 5, तो 4 बन जाएगा, तो 4 किलो वोल्ट पर मीटर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड भी पूछा था, तो इतनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, में 1 मिनट में भी हो गया यार, तो जेईई में पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा विजुअलाइजेशन वाला है, खुद से ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसमें बोल रहा है पॉइंट चार्जेस Q एंड -Q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर विद डायगोनल 12। ठीक है, तो डायगोनल की लेंथ 12 दी हुई है, अच्छी बात है, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा, as shown on figure, find the magnitude of electric field strength at a point located symmetrically with respect to all the vertices of a square at a distance x from the center। तो सेंटर ये है, सेंटर से x दूरी पर रखा हुआ एक पॉइंट, मतलब सेंटर से x दूरी का एक पॉइंट जो कि सिमेट्रिकल हो विद रिस्पेक्ट टू ऑल द वर्टिसेस, यानी कि इन चारों के रिस्पेक्ट में वो सिमेट्रिकल हो। ऐसा पॉइंट कहाँ हो सकता है भाई, अगर तुम ध्यान देखो, इस प्लेन में मैं कहीं भी जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, कहीं भी जाऊं, किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या वो सिमेट्रिकल रहेगा, नहीं रहेगा। इधर जाऊंगा तो इसके पास हो गया, इन सबसे दूर हो गया, है ना, इसके पास हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा, इधर ले जाऊंगा तो इन दोनों से सिमेट्रिकल रहेगा, बट इन दोनों से फिर अलग हो जाएगा, तो चारों से सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, है ना। तो बेसिकली अब एक ही पॉसिबिलिटी है, मैं इस सेंटर के अलोंग, अगर मैं इसको एक्स वाई ऐसे मानता हूँ, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, और सेंटर के अलोंग मैं जेड एक्सेस मानता हूँ, बेसिकली इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर जो एक्सेस है उसको मैं जेड एक्सेस बोल रहा हूँ। तो जेड एक्सेस पर अगर मैं आगे या पीछे किधर भी एक्स दूरी जाता हूँ, है ना, आगे या पीछे किधर भी एक्स दूरी जाता हूँ, तो वो जो है सिमेट्रिकल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो बेसिकली आउट ऑफ प्लेन आना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर प्लेन में क्या कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है। ठीक है, तो अपने को पॉइंट कैसा है, इस प्लेन के बाहर एट अ डिस्टेंस एक्स, जैसे अपन ने रिंग में देखा था, रिंग अपन इस तरीके से बनाते थे, पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था वहां पे, तुम्हें थ्योरी बताते हुए कि इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में रिंग रखी है, तो एट अ डिस्टेंस एक्स जेड एक्सिस पर ये अपन ने बनाया था इस तरीके से। ठीक है, ये, और इसी को अपन फिर दूसरा डायग्राम बनाते थे इस तरीके से कर करके, यहाँ से एक्स दूरी पर ये रहा। ठीक है, ये इस तरीके का, है ना। तो चलो देखते हैं, बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये अपना स्क्वायर है, यहाँ पे, हाँ ये अपना स्क्वायर है। ठीक है, सिमेट्रिकल सा। अब जरा डायगोनल ज्वाइन कर दें इस तरीके से, है ना। डायगोनल्स की लेंथ ऑलरेडी तुम्हें 12 दी हुई है, अगर डायगोनल्स की लेंथ 12 है, बेसिकली ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, हर हाफ डायगोनल हाफ एल का ही है, क्यों, क्योंकि सेंटर तो डायगोनल्स को, सॉरी सेंटर तो डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता ही है ना, स्क्वायर है ये हो गया। तो अपना, अगर मैं इसको
एक्स वाई प्लेन में मानता हूँ कि बेसिकली ये जो स्क्वायर है अपना, ये एक्स एक्सिस मान ली मैंने अपने आप से, ये मैंने वाई एक्सिस मान ली। तो अगर मैं जेड एक्सिस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, है ना, ध्यान से जेड एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, तो जेड एक्सिस पर एक्स दूरी अगर मैं चलूँ यहाँ से, एक्स दूरी, तो ये जो पॉइंट पी है ये अपना पॉइंट है, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इसी जेड एक्सिस को अगर मैं अंदर की तरफ ऐसे ड्रॉ करता हूँ, है ना, तो एक्स दूरी पीछे की तरफ भी एक पॉइंट हमारा क्यू हो सकता है जो कि यहाँ से एक्स दूरी पर है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सिमेट्रिकल पॉइंट्स की, ठीक है। तो इन पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। चलो समझते हैं बात को। तो चार्जेस पहले मैं ड्रॉ कर लूँ। ये वाला है तुम्हारा कौन सा, प्लस क्यू, ये वाला है तुम्हारा अगेन प्लस क्यू, ये वाला है माइनस क्यू, ये वाला है माइनस क्यू, ठीक है। चलो हाँ, अब एक काम करते हैं, पहले डायगोनली अपोजिट दो चार्जेस पकड़ते हैं, मैं इसके और इसकी वजह से रिजल्टेंट देखता हूँ एट पॉइंट पी। तो अब तुम ध्यान से देखो कि ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है, पहली बात तो ये सारे ही इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे, ये जो चारों ही चार्जेस हैं, लेट्स से ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज, ये थर्ड चार्ज, ये फोर्थ चार्ज, ये ऑल फोर चार्जेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट पी। कैसे, सबका डिस्टेंस ये है, तो ऑल चार्जेस आर एट डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, ये देखो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब एल ऐसे और एक्स इसके परपेंडिकुलर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना बेसिकली आउट ऑफ प्लेन। बेसिकली अगर मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ तुमको, इस तरीके से अगर ये स्क्वायर रखा है ना, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन होगा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जेड एक्सिस, है ना, ये एक्स वाई है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, ये एक मिनट सॉरी, ये जो डिस्टेंस है ये, है ना, और ये तुम्हारा जो पॉइंट है ये पॉइंट पी, है ना, तो बेसिकली ये एक्स सॉरी ये एल है ना, ये एक्स है ना। यार थोड़ा सा डिफरेंट बनाता हूँ, रुको फिगर, इससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है ना। ध्यान से तुम इसी फिगर में समझो यार, ठीक है ना। बेसिकली ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल है। बेसिकली अगर मेरा हाथ ये जो है, या मेरे पास ये हार्ड डिस्क पड़ी है, चलो इससे बता देता हूँ, ठीक है, ये हार्ड डिस्क पड़ी है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये इसका सेंटर, अब इसको स्क्वायर मान लो, ठीक है, ये सेंटर है, तो ये पॉइंट है ना, ठीक है। तो ये एल जो है, ये एल, ये बेसिकली सेंटर से, बेसिकली इसका एज से सेंटर तक का ये जो दूरी है ना, बेसिकली ये वाला जो फिगर में बना है ये तुम्हारा ये एल हो गया, ठीक है। और फिर इस सेंटर से आगे एक्स आ रहे हैं, है ना, तो ये एल और एक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना, बेसिकली ये लेंथ और ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ऐसा, और ये तुम्हारा बनेगा हाइपोटेन्यूज जो मैंने अभी रेड से बनाया, ठीक है, इमेजिन कर लिया होगा तुमने। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज की, ये वाली, सिमिलरली इस वाले चार्ज के लिए ये हाइपोटेन्यूज, इस वाले चार्ज के लिए ये हो गया, और इस वाले चार्ज के लिए ये हो गया। तो इन चारों ही हाइपोटेन्यूज की डिस्टेंस वही होगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो सबके लिए यही सेम टाइप का सिनेरियो है, ठीक है। तो ये सारे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पर है ना। तो अगर सारे इक्विडिस्टेंट हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्ज सारे मैग्नीट्यूड वाइज तो एक ही है ना, मतलब सब ये प्लस क्यू प्लस इसका भी मैग्नीट्यूड तो प्लस क्यू ही है, तो मैग्नीट्यूड वाइज सब सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर एक की वजह से कितना होगा, हो जाएगा के क्यू बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, हर एक की वजह से मैग्नीट्यूड। और इसको मैं अभी कुछ नाम दे देता हूँ अभी के लिए ई नॉट, क्योंकि मेरे को इसका बहुत काम पड़ने वाला है, ठीक है भाई। तो ई नॉट हो गया, है ना। तो इस वाले चार्ज की वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बेसिकली इसको मैं कैसे बना के दिखाऊं, मैं इसको एक प्लेन में ले लेता हूँ, है ना, देखना ध्यान से, ये डायगोनली अपोजिट की बात कर रहा हूँ ना। तो ये जो ट्राइंगल बना, देखना ध्यान से, है ना, ये जो है, ये एक पॉइंट है ना, इस पर्टिकुलर एच पर एक पॉइंट, इस पर्टिकुलर एच पर एक पॉइंट, और ये सेंटर से आगे ये अपना ही हो गया, है ना। तो बेसिकली इस पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट, ध्यान से देखना, अब मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, है ना, इस तरीके से स्क्वायर ले लूं, तो ये पूरा एक प्लेन हो सकता है ना, ये वाला चार्ज बेसिकली, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, और ये वाला पॉइंट, ये तीनों मैं एक प्लेन में ले सकता हूँ ना, तीन पॉइंट्स को तो मैं हमेशा एक प्लेन में ले ही सकता हूँ, है ना। तो इन तीनों को मैंने एक प्लेन में ले लिया। तो बेसिकली इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, है ना। स्क्वायर प्लेट अपनी इस तरीके की है। ये थोड़ा सा इमेजिन करने वाला क्वेश्चन है, तो इमेजिन अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत इसमें आ सकती है ना। तो मैंने अब मान लिया कि ये जो स्क्वायर प्लेट है ये एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई एक्सेस पे रखी थी इस तरीके से, है ना। तो मैं अब एक्सेस बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सेस, है ना, ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सेस, ये मतलब एक प्लेन में है, और जेड एक्सेस तुम्हारी ये इस तरीके से ऊपर मैंने बना दी, ठीक है। तो अपना जो पॉइंट है वो ये है ना। तो अब ध्यान से देखना कि ये जो पर्टिकुलर डायगोनल है ना, ये वाला,
ये इस तरीके से पॉइंट, इस तरीके से मैंने दोनों को ज्वाइन किया है ना। यहाँ पर चार्ज कौन सा रखा था, इधर रखा था प्लस क्यू, ये फर्स्ट चार्ज था, यहाँ पर सेकंड अपना थर्ड चार्ज था माइनस क्यू, ठीक है। तो ये जो पूरा रेड से मैंने ट्राइंगल बनाया, ये पूरा एक प्लेन है ना, इस प्लेन को अब मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। इसी ट्राइंगल को अब मैं नीचे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसी ट्राइंगल को मैं यहाँ बना रहा हूँ ऐसा, है ना। इस ट्राइंगल को अब मैं ऐसे बना दे रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। तो इस ट्राइंगल के एजेस पर क्या क्या है, एक मिनट सॉरी, कहाँ नेक्स्ट पेज पे बना दूँ, थोड़ा सा जगह नहीं मिल रही है यहाँ पे, है ना। इसी ट्राइंगल को मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो ये इतना तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा भाई, है ना, करते करते हो जाएगा। और जेई एडवांस के क्वेश्चन में भी करना ही पड़ता है, तो इसलिए इसकी आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी धीरे धीरे। तो ये इमेजिन करोगे कि इस तरीके का, अगर मैं इस ट्राइंगल को मैं यहाँ ले आया, तो यहाँ पर मेरा रखा था प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर मेरा रखा था माइनस क्यू चार्ज, डन। और ये जो पॉइंट, ये जो ट्राइंगल का, ये अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो ये है अपना ओ। ओ क्या है, ये बेसिकली ये सेंटर है ना, सेंटर ऑफ द स्क्वायर, है ना, ठीक है। और अपने को एक चीज पता है कि सेंटर से ये हाइट कितनी है, ये जो हाइट है ये है एक्स, और ये दूरी कितनी है, ये है एल, है ना। तो ये अपन यहाँ पे पुट करेंगे अब, तो ध्यान से देख सकते हो। तो ये दूरी है एल, और ये हाइट है एक्स, है ना, ठीक है। और ये अपने निकाल ही लिया था, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, तो अब ये जो प्लस वाला चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई नॉट ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस यही है ना, यही एल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगेन ई नॉट, है ना। तो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल मैंने ड्रॉ किया, है ना। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्यों, क्योंकि देखो ना, ये सिमिलर टाइप के ट्राइंगल हैं, ये एक्स ये एल है, ये भी एल है, ये एक्स है, ये एल है, ये एक्स है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसा ऐसा देखो, दोनों अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब ये थीटा है, तो तुम्हें सिंपली दिख रहा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाना चाहिए, ध्यान से देखना, ये भी थीटा हो जाना चाहिए। ये कैसे बोला देखना, ये थीटा है, ये वाला एंगल, सॉरी दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये थीटा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो हॉरिजॉन्टल है ये, तो ये वाला एंगल सिंपली थीटा हो जाएगा। तो ये अपने को ज्योमेट्री समझ में आ गई। अब इन ई नॉट्स का मैं अगर कॉम्पोनेंट लेता हूँ, है ना, तो ध्यान से देखना, तो इधर आएगा एक ई नॉट कॉस थीटा, मैं ऊपर वाले का भी कॉम्पोनेंट ले रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे ई नॉट कॉस थीटा, और इधर ऊपर की तरफ आएगा ई नॉट साइन थीटा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा पूरा फिगर को नीचे ले लूं, क्योंकि वरना तुम जब पीडीएफ में पढ़ोगे ना, तुम्हारा पेज ऊपर नीचे आ जाएगा ये। एक सेकंड, इस पेज में ले लेते हैं, है ना। अब ये जो नीचे वाला है इसका कंपोनेंट लेते हैं अपन, है ना, इसका। तो इधर की तरफ आएगा ई नॉट कॉस थीटा, और इधर की तरफ आएगा तुम्हारा ई नॉट साइन थीटा, है ना। तो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा भाई कि ई नॉट साइन थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, ये ट्राइंगल की टिप से राइट साइड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, है ना। देखना ध्यान से, ट्राइंगल के टिप से टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज पैरेलल टू द डायगोनल, है ना। ये तो बॉडी डायगोनल तुम्हारा स्क्वायर का डायगोनल था, इसी के पैरेलल टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, है ना, यहाँ पर ई नॉट कॉस थीटा, और ये कितना आएगा वैल्यू, ई नॉट कॉस थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा 2 ई नॉट कॉस थीटा। अच्छी बात है ना। और कॉस थीटा की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ से, तो ये था अपना एल, और ये था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेसिकली 2 ई नॉट एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना वैल्यू। तो अभी अपन ने बात करी पूरी की पूरी इन दोनों ट्राइंग प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। सिमिलर तुम्हें अगर समझ में आ रहा हो, देख करके फील हो रहा होगा ये, कि ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, और ये जो है, ये बेसिकली एक ट्राइंगल बनाएंगे अगेन, ठीक है। और अगेन ये भी सिमिलर टाइप का ही केस बनेगा जैसे यहाँ पर बना था, प्लस माइनस बॉडी डायगोनल के एंड्स पर रखे हैं, और बेसिकली इस तरीके का तुम्हारा भी पूरा पिक्चर बनेगा। और हमने क्या इसमें पूरा सॉल्व करने के बाद अपने को क्या देखने को मिला, थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ मैं तुम्हारा, वरना तुम इसको दोबारा से पूरा सॉल्व करो बना करके। पूरा सॉल्व करने के बाद अपने को क्या देखने को मिला कि 2 ई नॉट कॉस थीटा की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है माइनस के डायरेक्शन में, है ना। तो बेसिकली अगर मैं अब इनकी वजह से, ध्यान से देखना, मैं अभी पेरेंट फिगर बना के दिखा रहा हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर इमेजिन करता हूँ, ये पॉइंट पी वाले, जो जहां पर पॉइंट पी है, इस पर्टिकुलर अपने व्हाइट वाले स्क्वायर के पैरेलल एक स्क्वायर इमेजिन करता हूँ बेसिकली यहाँ पर, इस तरीके का, है ना। इस तरीके का एक प्लेन इमेजिन कर रहा हूँ, मतलब पैरेलल टू अपना वो, है ना, ये प्लेन है बेसिकली पैरेलल टू अपना ये पेरेंट स्क्वायर।
तो मुझे एक चीज देखने को मिली कि इन दोनों चार्जेस की वजह से मुझे अलोंग द बॉडी डायगोनल माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो मिला। ठीक है, ये वाला हटा दे रहा हूँ, एक मिनट, ये वाला हटा दे रहा हूँ, है ना। तो ये जो 1 और 3 वाले चार्जेस हैं, इनकी वजह से मेरे को इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता हुआ दिखा, और इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है वही 2 E0 cos थीटा वाली। ठीक है, तो सिमिलरली जो अब ये दोनों चार्जेस बचे, चार्जेस नंबर 2 और 4, ये वाला और ये वाला, तो इनकी वजह से भी मेरे को सेम देखने को मिलेगा। और अब डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द नेगेटिव अगेन। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव किस तरफ है भाई, इस डायगोनल की तरफ है, तो ये ऐसा देखने को मिलेगा। और इसका भी वैल्यू वही सेम होगा जो 2 E0 cos थीटा अपन निकल करके आया था। समझ में आई बात। तो फाइनल पिक्चर कैसी बनी, ध्यान से देखना। फाइनल पिक्चर कैसी बनी मैं एक बार बना देता हूँ। ये अपना स्क्वायर है, काफी टाइम लग रहा है इसको समझाने में क्योंकि काफी विजुअलाइजेशन वाला है। ठीक है, ये अपना स्क्वायर है। ठीक है, तो अपन पहले डायगोनल्स बनाते हैं। ये पहला डायगोनल। अच्छा, ये तुम्हें डायगोनल अनइक्वल देख रहे होंगे, अनइक्वल नहीं, क्योंकि ये एक्स वाई ऐसा बनाया ना अपन ने, प्लेन में रखा हुआ है। बेसिकली ये है अपना एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक सेकेंड, ये है अपना वाई एक्सिस, और ये अपना जेड एक्सिस इस तरीके का ना, जेड एक्सिस। तो अपना पॉइंट था ये, है ना, पॉइंट था ये। ठीक है, अब चार चार्जेस इसमें रखे थे, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसको मैंने बोला था 1 चार्ज, ये 2, थर्ड वाला अगेन माइनस क्यू, एक मिनट, एक मिनट, ये प्लस था, सेकंड वाला प्लस क्यू था, और फोर्थ वाला भी माइनस क्यू था। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, इस पॉइंट पी के, जिस पॉइंट पी जहां पर है, एक प्लेन इमेजिन किया पैरेलल टू अपना ये स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का अपन ने प्लेन इमेजिन किया। इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ, ब्लू से बना देता हूँ, है ना। अरे यार, समझ जाया करो। इस तरीके का अपन ने प्लेन इमेजिन किया, तो अपने को देखने को क्या मिला कि इस फर्स्ट वाले और इस थर्ड वाले प्लस माइनस की वजह से जो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इस प्लेन में ही मिलेगा, और डायरेक्शन पैरेलल टू बॉडी डायगोनल टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, है ना, ये इस डायरेक्शन में मिलेगा। और इसका वैल्यू कितना होगा, 2 E0 cos थीटा, जो अपन ने अभी ऊपर निकाला है वाला। ठीक है, ये वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है। अगर मैं एक मिनट, ये माइनस माइनस क्यू चार्ज है फोर्थ नंबर, ये चार्ज और ये चार्ज पकड़े, तो अगेन अपने को उसी तरह का इमेज बनेगा कि एक इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल के लिए जब हम नेट पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को माइनस की तरफ 2 E0 cos थीटा वाली वैल्यू मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को तुम्हें मिल जाएगा, ये 2 E0 cos थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। देखिए राइट, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। तो बेसिकली अपना जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक आया इधर से 2 E0 cos थीटा, बल्कि मैं वैल्यू ही रखता हूँ अब। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर निकाली थी ये रही, 2 E0 L अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 E0 L अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो भी ऐसे ही आएगी, मतलब वहां पर जो बेसिकली ये दोनों वेक्टर्स मैं बना रहा हूँ, ये वाले और ये वाले जो तुम्हें समझा दिए, 2 E0 L अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम दिख ही रहा है, और एंगल 90 डिग्री है। तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो अपनी फाइनली निकल करके आई, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इन दोनों का 2AB cos थीटा बाई 2 होता है। या फिर अगर 90 डिग्री पे तो तुम सीधे इनको √2 भी कर सकते हो, बट चलो 2AB cos थीटा बाई 2 लगा लो। तो ये हो जाएगा 2 × 2 E0 L अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, का स्क्वायर, है ना, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, 2AB cos थीटा बाई 2, कॉस ऑफ 45 डिग्री, है ना। तो बेसिकली तुम्हारा ये निकल करके आएगा, cos 45 को मैं 1/√2 लिख देता हूँ यहाँ से, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 E0 L बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू √2। अब E0 की वैल्यू रखनी है, एक पेज ऐड करना पड़ेगा अपने को यहाँ पर। तो अब यहाँ पे E0 की वैल्यू रखेंगे। E0 की वैल्यू अपन ने स्टार्टिंग में ही निकाल ली थी ऊपर, कहाँ गई, ये रही, k³ बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 L अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू E0 की वैल्यू क्या हो गई, k³ बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपना आंसर यहाँ से बनेगा
2√2 के क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। और अगर इसको 1/4 के फॉर्मेट में लिखता हूँ तो ये बनेगा तुम्हारा क्यू एल अपॉन √2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी लंबा क्वेश्चन था और काफी इसमें विजुअलाइजेशन भी था। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। अगर डाउट हो तो तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं फिर से बता दूंगा। अदरवाइज तुम एक बार रिवाइंड करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने कई बार बताया, अब एक बार समराइज भी कर देता हूँ तुम्हारे लिए। चलो फाइनली, है ना। पहली बात, पॉइंट कैसा होगा, इस तरीके का, मतलब इस एक्सिस जो इसकी होगी सेंटर से पास करती हुई इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, वरना कोई और पॉइंट हो ही नहीं सकता इस प्लेन में, क्योंकि फिर वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपन ने पॉइंट लिया। अब पॉइंट पर एक चीज अपन ने नोटिस करी कि ये पॉइंट जो है हर चार्ज से इक्विडिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारे एज पर हैं, तो ये हो जाएगा एल और ये एक्स, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हर चार्ज को विद पॉइंट पी। अगर मैं इस तरीके से एक ट्राइंगल इमेजिन कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके का। तो मैंने ये बताया था हर चार्ज का डिस्टेंस इतना होगा, ठीक है। अच्छी बात है। तो हर चार्ज की वजह से अगर डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड भी चार्जेस के सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, वो ये होगा। ठीक है, तो अपन ने बनाया कि लेट से अपन दो डायगोनली अपोजिट चार्ज पकड़ते हैं, जैसे 1 और 3 पकड़ा, तो अपन को देखने को मिला कि ये ट्राइंगल एक प्लेन में है। बेसिकली हम इस प्लेन को उठा करके, अगर मैं तुम्हें ध्यान से दिखाऊं तो ये है तुम्हारा स्क्वायर, ये तुम्हारा बॉडी डायगोनल है ना, इसी पे तुम्हारा यहाँ पर कहीं एक पॉइंट होगा, पॉइंट जो ट्राइंगल का टिप होगा। तो इस पूरे को मैंने एक प्लेन बना करके ऐसे पेपर के प्लेन में ले लिया, ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसकी वजह से अपन ये देख सकते हैं कि ये सारी अपन ने ज्योमेट्री देखी कि ये एल और एल है, क्योंकि बॉडी डायगोनल था स्क्वायर का, और ये हाइट एक्स है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, माइनस चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो अपन को देखने को मिला कि नेट नेट 2 E0 cos थीटा इस तरफ आएगी, माइनस की तरफ, पैरेलल टू द बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो 2 E0 cos थीटा वैल्यू कितनी है, ये अपन ने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, तो इसके बाद अपन ने ज्यादा मेहनत नहीं की। अगर हमने कहा ये प्लस माइनस वाले के लिए ऐसा हो रहा है, तो इस प्लस माइनस के लिए भी ऐसे ही होगा, माइनस की तरफ इसके पैरेलल 2 E0 cos थीटा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। और ये वाली अपन ने पहले जो बनाई थी वो ड्रॉ कर ली। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ से अपने को समझ में आई कि 90 डिग्रीज पर होंगी, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल के इस, मतलब ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है, ये भी बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है, और हर बॉडी डायगोनल एक दूसरे से ऐसे 90 डिग्री पर, इस तरीके से ये सारे एंगल 90 होते हैं, स्क्वायर है। तो ये अपन को समझ में आ गया। तो ये 2 E0 cos थीटा ये अपन ने वैल्यू रख दी। तो ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा/2, ये हो गया। ये ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से ऐसे 45 पे कंपोनेंट होगा, तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। तो वही लिखा है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू cos थीटा/2, यानी कि cos 45 डिग्री, तो 1/√2। ये अपन ने पुट कर दिया, जो अपना इस तरीके से निकल करके आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफी विजुअलाइजेशन था इसमें, लेंदी भी था। इतना टाइम तुम्हें नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में अगर तुम खुद से करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को समझाना था, तो मैंने 2-3 बार चीजों को बताया है और तो कोशिश किया कि तुम अच्छे से समझ में आए। बट अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए और तुम इमेजिनेशन तुम्हारा पावर उतना अच्छा है, तो तुम बड़े जल्दी, मतलब 5-6 मिनट में कर लोगे। पर हाँ, 5-6 मिनट लगेगा, क्योंकि ठीक ठाक लेंदी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पॉज करके ट्राई करो इसको। हाँ, तो यार देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट अ सेंटर ऑफ अ थिन रिंग, ठीक है, ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज माइनस क्यू। मतलब एक रिंग है, रेडियस उसका कैपिटल आर है, और उस पर चार्ज माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज का रखा हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो बेसिकली वही ये रिंग इस तरीके की है ना, ये रिंग बन गई, प्रॉपर बनानी चाहिए, है ना। ये बन गई रिंग, ये इसका सेंटर, यहाँ से इसकी एक्सिस, तो सेंटर पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, और इस रिंग पर पूरे पे माइनस चार्ज, माइनस क्यू टाइप का चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो एट अ डिस्टेंस x, यहाँ से पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूछ रहा है, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r। तो अब कई लोग यहाँ पे इसको कभी भी जेई वाले एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगेगा, एक्स मच मच ग्रेटर देन आर है, इसका मतलब ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और ये रिंग भी, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा है कि ये भी एज अ पॉइंट चार्ज हम मान सकते हैं बिहेव करेगा, है ना। ठीक है, तो नेट इनका रिजल्टेंट तुम बोल दोगे सीधे सीधे कि ये प्लस है, प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ, और इसको माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ मान लेंगे, और हम फिर बोल देंगे कि यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो नेट नेट जीरो हो गया। और यहीं पे तुम्हें यहाँ पर -1 -2 जितना भी तुम्हारे जेई एडवांस में या मेन में जैसा भी आता है, उस हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है यहाँ पर। तो फिर करना क्या है, देखो, जो हमने वो बात करी थी ना कि इसको हम मान सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर, मान सकते हैं बिल्कुल। बट तब हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे थे ना। मान लो
मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू है 0.0001, ठीक है, 0.0001, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई नियरली जीरो है, ठीक है, जीरो के बराबर हो गया। बट अगर मैं 0.0001 को 0.0002 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो अब ये सिग्निफिकेंट हो गई ना वैल्यू अपने हिसाब से, समझ रहे हो बात को? तो इन दोनों का प्लस माइनस करूंगा तो 0.0002 प्लस 0.0001 जो आएगा वो आएगा 0.0003, या इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.0001 आएगा, है ना? ठीक है, तो इनकी अपनी कुछ वैल्यू है ना, वरना तो तुम बोल दो कि सारे बराबर ही हो गए, 0.0001, 0.0002, 0.0003 तीनों बराबर हो गए। ऐसे थोड़ी होता है। वही बात है ना कि मान लो मैं अपनी तुम्हारी नेटवर्थ अंबानी की नेटवर्थ से कंपेयर कर रहा हूँ, है ना? तो हम बोलेंगे कि भाई हमारी जीरो ही मान लो उसके सामने, है ना? ठीक है, ऐसा है। बट अगर यहीं पर हम अडानी और अंबानी की नेटवर्थ कंपेयर करने लगे, तो जीरो मान सकते हो क्या? नहीं मान सकते, तो उसको बहुत ज्यादा नहीं मान सकते, अपने को बहुत जीरो। या ऐसे कर लो, थोड़ा सा बेटर एग्जांपल, बेटर वे में बता दो, मान लो मैं अपनी नेटवर्थ अंबानी की नेटवर्थ से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा मेरी नेटवर्थ को नेट टेंडिंग टू जीरो मान लो इन फ्रंट ऑफ अंबानी। बट मैं अगर अपनी नेटवर्थ को तुम्हारी नेटवर्थ से कंपेयर कर रहा हूँ, तो अब तो कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी, प्लस माइनस कुछ ना, थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आसपास की वैल्यू है। तो अब इसको टेंडिंग टू जीरो नहीं मान सकते, तो वही चीज यहाँ पर है कि इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते थे, बट अब अपने को एक रिजल्टेंट लिखना है यहाँ पर जिस पर इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ वैल्यू आएगी, हाँ वो भी लाइक का पॉइंट चार्ज निकल करके आ सकती है, वो भी हम आगे देखेंगे, है ना? बट वो कुछ एक वैल्यू तो आएगी ना, तुम ये तो नहीं बोल सकते कि ये प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो मान लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज है। तो अभी देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। चलो, तो अब पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी जो होगा, है ना, इस वाले की वजह से किधर होगा? प्लस क्यू की वजह से इधर होगा भाई, ठीक है। और इस रिंग की वजह से किधर होगा? वो इधर होगा, क्योंकि रिंग की वजह से भी होता है अलोंग द एक्सिस ही, लेकिन ये माइनस नेगेटिवली चार्ज है तो इधर टुवर्ड्स द रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा एट पॉइंट पी, वो बनेगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आएगा भाई? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से कितना आएगा? माइनस के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, यहाँ से क्या करते हैं, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ इस ब्रैकेट में से, तो मेरा बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि स्क्वायर का पावर 3/2, तो एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 + r² बाई एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये, इसको फिर काटूंगा, तो यहाँ से मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मैं इस x को हटा के इसको एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे पूरे में के क्यू बाई एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो वो मैं पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा 1 - 1/1 + r² बाई एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 - 1 + r² बाई एक्स स्क्वायर की पावर -3 है ना? तो अब अपने को एक चीज यहाँ पर बोली इसने, यहाँ पर एक चीज बोली कि जो x है ना, वो यहाँ पर गिवन है कि मच मच ग्रेटर देन r है ना? तो इसका मतलब r/x एक टेंडिंग टू जीरो टाइप की वैल्यू होगी, है ना? तो हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं इस बायनोमियल एक्सप्रेशन को खोलने के लिए। जब ऐसी बहुत छोटी वैल्यू होती है तो हम इसको कह सकते हैं कि हम इसको बोल सकते हैं इस तरीके का, 1 - nx टाइप का, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या चलो, माइनस करूंगा तो थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखो, ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा क्लियर रहेगा। 1/1 + r² बाई एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2, ऐसे ही रखो, है ना? तो अब ये बहुत एक छोटी वैल्यू है और उसकी फ्रैक्शनल पावर है ना, इस तरीके की। तो इसको हम 1 + nx करके खोल लेते हैं, है ना? ठीक है, तो इसको हम 1 + nx करके खोल लेते हैं, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसका अप्रोक्सीमेशन होता है, ये बायनोमियल में तुमने वैसे पढ़ा होगा क्योंकि बायनोमियल 11th का सिलेबस है, बट नहीं पढ़ा तो इसको तुम अभी याद कर सकते हो कि इस तरीके का अगर कभी आता है कि एक बहुत छोटी वैल्यू का बायनोमियल खोल रहे हैं, तो ये कुछ 1 + nx प्लस कुछ आता है आगे टर्म्स, जो आगे के टर्म्स आते हैं वो बहुत छोटे आते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली 1 + nx लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, 1 - 1/1 + nx, यानी कि 1 + 3r² बाई एक्स, 3/2 r² बाई x², ये बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये बनेगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, अंदर आएगा
यहाँ से 1 माइनस यहाँ पे 2x² अगर एलसीएम ले लूँ तो ये बनेगा 2x² प्लस 3r²। ये 1 अपॉन में था पूरा का पूरा। एक मिनट। तो ये बनेगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, बनेगा k³ x², 1 - 2x² अपॉन 2x² प्लस 3r², है ना। तो अपन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, k³ x², ये एलसीएम लेंगे 2x² प्लस 3r²। जब ये एलसीएम लोगे तो इधर आएगा 2x² प्लस 3r², और ये -2x² तो रहेगा ही, तो ये कैंसिल हो। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर बनेगा ये 3k³ r² x²। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, गड़बड़ हो रहा है क्या? 2x² प्लस 3r², ऐसा बनेगा। ठीक है। हम्म, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, एक मिनट रुकना। 1 + nx अपन ने सही किया है, एक बार चेक करने दो मेरे को। 1 + nx, अच्छा हाँ, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो ठीक है, हमने थोड़ा सा लेंदी अप्रोच ले लिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करो, यहाँ से 2x² कॉमन निकालो, तो ये बन जाएगा 3k³ r² बाई, ये बन जाएगा 2x⁴ अंदर बचेगा 1 + 3r² बाई x²। ठीक है, ये बनेगा बाई 2x², ये बनेगा, है ना। तो अगेन ये पूरी वैल्यू, क्योंकि x बहुत ज्यादा है तो इसको हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि x बहुत ज्यादा है, ग्रेटर देन r है। ये बनेगा अपना 3k² अपॉन 2x⁴ तो ये बन जाएगा तुम्हारा सिंपली 3k 3 क्यू r² अपॉन 4 × 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x⁴। ठीक है, यही बनेगा। इसको अपन यहाँ पर ऐसा कर सकते थे ना, कि जैसे मैंने तुम्हें बोला था, यहाँ से अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले लेते हैं, यहाँ से इसको न्यूमरेटर में ले लेते हैं, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, k³ x², इस पूरे ब्रैकेट वाली चीज को लिख रहा हूँ केवल, 1 - 1 अपॉन, सॉरी, 1 - 1 + r² बाई x² की पावर -3/2। तो ये बनता 1 - 1 + nx, यहीं पे लगाते हैं 1, देखना, -3r²/2x², ऐसा बन जाता। ठीक है, तो ये बनता तुम्हारा 3r²/2x², डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू k³ x²। तो ये बन जाता तुम्हारा 3k³ r²/2x⁴। तो यही आंसर बन जाता, जो यहाँ पे तुमने बनाया ना, थोड़ा सा लंबा अप्रोच ले लिया अपन ने। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार आप देखते हैं 11th क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बोल रहा है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थिन चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r एंड अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, विद वन ऑफ इट्स एंड्स कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ द रिंग। तो एक एंड सेंटर ऑफ द रिंग से कोइंसाइड कर रहा है, फिर इनफाइनाइट थ्रेड है। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज इक्वल टू q, चार्ज ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया है।
इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द थ्रेड इन द रिंग बताना है। तो लेट्स से ये रिंग है, मैं मान ले रहा हूँ ये, जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टली रखी किसी टेबल लेवल पर, ये इसकी एक्सेस हो गई वर्टिकल टाइप की, है ना ये। और इसकी एक्सेस पर इस तरीके से एक इनफाइनाइट वायर है जिसका एक एंड इसके सेंटर पर है, और इस पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और इस रिंग पर चार्ज है क्यू, है ना। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना है, ठीक है। तो ठीक है, किसी मतलब ऐसा अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताना होता तो अपन क्या करते हैं, किसी, एक मिनट थोड़ा सा तिरछा बना दिया क्या, एक मिनट थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको। अब सीधा लग रहा है, ठीक है। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से बताना होता है तो अपन क्या करते हैं, किसी एक की वजह से दूसरे पर फील्ड लिखते हैं और फिर फोर्स लिखते हैं। तो ये दोनों ही रिजिड बॉडी, मतलब दोनों ही ऐसी बॉडी है जिन पर मतलब पॉइंट चार्ज नहीं है, लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक की वजह से दूसरे पर एलिमेंट पर फोर्स लिखो और फिर उस तरीके से फोर्स को ही इंटीग्रेट करो, ऐसा कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, या तो मैं डिस्क की वजह से फील्ड का फॉर्मूला जानता हूँ तो मैं इस पर एलिमेंट लेकर के कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। और मेरा दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं इस रिंग की वजह से इस डिस्क पर एलिमेंट ले सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, रिंग्स की वजह से इस तरीके का मैं एक एलिमेंट लेता हूँ डिस्क पर, ऐसा छोटा सा, है ना, डी थीटा एंगल टाइप का। तो इस पर जो फोर्स होगा लेट से वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, डी एफ टाइप का। अब वो कितना होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी क्यू, तो डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सिमिलरली इसके अपोजिट अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ, है ना, तो अच्छा फोर्स जो है वो दो होगा, क्योंकि इस चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो होंगे ना, एक ई परपेंडिकुलर आएगा इस डायरेक्शन में ऐसा, और एक ई पैरेलल, सॉरी एक ई परपेंडिकुलर आएगा, एक ई पैरेलल आएगा। तो ई परपेंडिकुलर की वजह से जो ये फोर्स हो गया, और एक ये डी एफ परपेंडिकुलर है बेसिकली, और एक डी एफ पैरेलल आएगा इसी एलिमेंट पर, वो कितना आएगा, डी क्यू इंटू ई पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे ही अपोजिट एलिमेंट लोगे तो इसकी वजह से भी एक आएगा डी एफ परपेंडिकुलर, जो कि कितना होगा, डी क्यू इंटू ई परपेंडिकुलर, है ना। और ये एक पैरेलल आएगा, वो आएगा डी एफ पैरेलल, जो होगा डी क्यू इंटू ई पैरेलल, है ना, ऐसा आएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये जो परपेंडिकुलर वाले दोनों है ना, ये और ये हर अपोजिट एलिमेंट्स के लिए कैंसिल आउट होते जाएंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम ही है, डी क्यू इंटू ई परपेंडिकुलर हर एक पॉइंट के लिए सेम है, क्योंकि सारे ही पॉइंट आर डिस्टेंस पर है रिंग पर जितने भी पॉइंट्स हैं। तो आर डिस्टेंस पर फॉर्मूला वही होता है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, ई परपेंडिकुलर का लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। ये होता है सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो वो तो सेम ही है क्योंकि आर सबके लिए सेम है, तो ये जो आएगा सेम मैग्नीट्यूड का ये भी होगा, बट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा एलिमेंट पेयर लूँ, यहाँ लूँ और इसका वर्टिकली अपोजिट एलिमेंट यहाँ लूँ, तो इनके भी ये जो ई परपेंडिकुलर वाले होंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पैरेलल वाले ऐसे ऐसे ऐड हो जाएंगे। तो हर एक एलिमेंट का अगर डी एफ पैरेलल को मैं ऐड करता जाऊँ, इस एलिमेंट का, 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 घूमते घूमते यहाँ भी आ गए, हर एलिमेंट का अगर डी एफ पैरेलल में इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे नेट इंटरेक्शन फोर्स मिल जाएगा, जो कि इस डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो एफ नेट कितना आएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ पैरेलल, है ना। तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई पैरेलल इंटू डी क्यू। ई पैरेलल की वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई पैरेलल की वैल्यू होगी तुम्हारी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फॉर्मूला होता है इसका, ये अपन ने याद किया हुआ है, इंटू डी क्यू। अब इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ दिस रिंग है, जो कैपिटल आर बेसिकली गिवन है इसमें, ठीक है। तो अपन को कैपिटल आर लेना चाहिए यहाँ पर। इंटीग्रेशन डी क्यू, तो इंटीग्रेशन डी क्यू के, इस रिंग का टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कैपिटल क्यू। ये अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको करने का एक और मेथड है, वो तुम अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। इस रिंग की वजह से एट अ डिस्टेंस एक्स तुम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लिख सकते हो, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डीएफ लिखो और फिर उस डीएफ को यहाँ से एलिमेंट लिमिट लगा के 0 से लेकर इन्फाइनिटी तक के लिए इंटीग्रेट करके देखो, उससे आंसर आता है कि नहीं। तो वो भी एक तरीका हो सकता है। तो रिंग की वजह से इस पर एलिमेंट ले सकते हो, अभी हमने इसकी वजह से रिंग पर एलिमेंट लिया, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है, इससे तुम ट्राई करना, तुम्हारा होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है वो तीसरा क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था कि नॉट रेलेवेंट, है ना, बट ये तुम्हें काफी कुछ सिखा सकता है, और ये क्वेश्चन अपने आप में मान के चलो 30 से 40 मिनट लेगा, ठीक है। तो अगर सीखने की इच्छा है ना, मेरे को 2-3 लोगों का भी कमेंट आएगा, तो मैं इसको इस पर एक वीडियो बनाऊंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। अब वो तुम देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर कमेंट्स नहीं आएंगे, रिस्पांस नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है जेई एडवांस के हिसाब से, ठीक है।
तो तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम लोग पूछोगे तो मैं बता दूंगा। बाकी चाहो तो अपने आप से ट्राई करना, हो सकता हो ही जाए, नहीं होगा तो तुम पूछ सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये एडवांस रेलेवेंट नहीं है, उससे थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा सा थिंकिंग इसमें अच्छी इन्वॉल्व है, तो मैं सोच रहा था देखते हैं। और अपना पहले लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, और अपने को 3 क्वेश्चन अभी और करने हैं, 3 या 4 क्वेश्चन और करने हैं, तो वो करते हैं। तो इसको मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो हम इसको बाद में कर सकते हैं, ठीक है। इस पर अलग से एक वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, तो ट्राई करो इसको पहले खुद से, फिर मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, थिन स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ 2a कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q इज लोकेटेड इन वैक्यूम, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r ऑन द रॉड सेंटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पहला है परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दूसरा है कोइंसाइडिंग विद द रॉड डायरेक्शन, पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द रॉड। तो बेसिकली एक रॉड है जिसकी लेंथ है 2a, ठीक है। एक रॉड है, इस तरीके से इस पे कुछ चार्ज है, चार्ज कितना है, q चार्ज है, गिवन है ये, और लेंथ है इसकी 2a, तो इसका सेंटर आएगा यहाँ से a दूरी पर, है ना। बेसिकली ये भी a रहेगा, ये भी a रहेगा, सेंटर आ गया। तो सेंटर से एट अ डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो बेसिकली इस तरीके का ये पॉइंट जो अपन ने थ्योरी में ऑलरेडी कर रखा है, इस तरीके से एट अ डिस्टेंस आर एक पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो अपने को फॉर्मूला ही पता है भाई, लिख लो। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या आता है ना। तो ध्यान देखना, पहली बात तो दो आते थे, एक ई परपेंडिकुलर, एक ई पैरेलल। बट अब तुम ध्यान से देखो, ई पैरेलल यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर जितना चार्ज है नीचे भी उतना चार्ज है, मैंने तुम्हें थ्योरी में बताया था, अगर ज्यादा चार्ज ऊपर होता तो नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता पैरेलल नेट में, अगर नीचे ज्यादा चार्ज होता तो ऊपर की तरफ एक नेट में आता, है ना। और अगर दोनों तरफ बराबर है तो कुछ नहीं आएगा, बट फिर भी मान लो लेट से आता है, तो अभी तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर ऐसा आता, ई पैरेलल ऐसा आता, मान लो अभी के लिए। ई परपेंडिकुलर कितना आता भाई, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ये मेरा तरीका है जो मैंने तुम्हें क्लास में बताया, ताकि तुम अच्छे से याद रख सको, क्योंकि कॉस थीटा डी थीटा याद करना आसान है, अगर तुम भूल जाओ तो ऐसे एलिमेंट लेके याद कर लेना कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल थीटा लेते थे, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही तुम्हारा परपेंडिकुलर की तरफ आता है, तो ये तुम इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। चलो, अभी अपन जरा इसको जोड़ करके थीटा वीटा लिख लेते हैं, तो यहाँ से इसको अपन जैसे जोड़ेंगे, ये एंगल आएगा थीटा, और इसको भी जोड़ देते हैं। तो अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि ये भी थीटा ही है, क्योंकि ये आर है, ये ए है, बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों सिमिलर टाइप के ट्रायंगल है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या रखोगे तुम यहाँ से, माइनस थीटा से, सॉरी, इसको अल्फा बोल दूं क्या, अल्फा बोल देता हूँ, है ना। माइनस अल्फा से अल्फा, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तुम्हारा वो फॉर्मूला आ जाएगा जो लोग रटते हैं, वो आएगा साइन अल्फा माइनस माइनस साइन अल्फा, यानी कि प्लस साइन अल्फा बन जाएगा, तो 2 साइन अल्फा, तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा, क्योंकि ये 2 साइन अल्फा होता है, 2 को यहाँ से काट दिया, साइन अल्फा, है ना। साइन अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से, साइन अल्फा की वैल्यू होगी ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर जो पूछा है, ठीक है। अब दूसरा पूछ रहा है, कोइंसाइडिंग विद द रॉड्स डायरेक्शन लाइंग आउटसाइड द रॉड एट द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द रॉड। तो बेसिकली अब ये कैसा कह रहा है, वो जो अपन ने ये भी थ्योरी में कर रखा है, सेकंड पेज में ऐसा बोल रहा है कि ये है रॉड, है ना, ये है पॉइंट इसका सेंटर, इधर भी ए लेंथ, इधर भी ए लेंथ, ये पॉइंट ओ। तो यहाँ से एट अ डिस्टेंस आर अलोंग द लाइन दिस, है ना, मतलब बेसिकली इसी लाइन पर, यहाँ पर ये एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो पहली बात अपने को एक चीज पता है, इस तरह से अगर रॉड के एक्सिस पर ही हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो वो डायरेक्शन पहली बार इधर आती है ना। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, तो उसमें हम बस फर्क ये था कि ये सेंटर से डिस्टेंस लेने को बोल रहा है, हम यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, एंड से डिस्टेंस लेते थे। लेट से डिस्टेंस को मैं अभी के लिए आर डैश बोल देता हूँ, ठीक है। तो वो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, अगर तुम्हें याद हो, सीधे सीधे थ्योरी से मैं उसको उठा रहा हूँ, तो वो होता था कि
इंटू क्यू ऑफ रॉड, ये बेसिकली क्यू चार्ज है रॉड पर, अपॉन आर डैश इंटू आर डैश प्लस इसका लेंथ कितना है 2a, ए और ए 2a, ये होता था। बट अपने को आर डैश नहीं, अपने को आर चाहिए, तो आर डैश और आर में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमें तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि ए प्लस आर डैश आर के बराबर है। ये दिख रहा है, फिगर से ही दिख रहा है। ये है ए, ये है आर डैश, और इन दोनों को जोड़ दो तो आर बन जाएगा। तो आर डैश को हम यहाँ से लिख सकते हैं आर माइनस ए, इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए प्लस 2a। तो ये बनेगा तुम्हारा के क्यू बाय आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, यानी कि ये बन जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, बेसिकली थ्योरी में हमने ऐसा केस डिराइव कर रखा है, ये जनरली लोग याद रखते हैं कि इस एंड से अगर आर डैश दूरी, ये आर दूरी होती थी जनरली, तो उस पर हम फॉर्मूला याद रखते हैं के क्यू बाई आर आर प्लस एल। तो वही आर डैश मान लिया, आर डैश प्लस एल, एल जो कि है 2a। बट अपने को इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इसने पूछ लिया कि सेंटर से हम ये जो डिस्टेंस है इसको आर बोल रहे हैं। तो अब इसको बस चेंज करना, अपने फॉर्मूले में जो ये आर डैश है इसकी जगह अपने को आर इनकॉर्पोरेट करना है। तो इस आर डैश और आर में एक रिलेशन निकालते हैं, तो अपने को साथ साथ दिख रहा है कि ए और आर डैश को जोड़ दो तो आर बन जाएगा ये। तो आर डैश की वैल्यू यहाँ से आई आर माइनस है, और इसको उठा करके अपने इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो ये आर माइनस ए यहाँ पर पुट किया, ये पुट किया, तो ये फॉर्मूला बन करके आया। तो ये तरीका है, ये स्मार्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब लेमैन तरीका बताता हूँ। लेमैन तरीका ये है कि चुपचाप से क्या करो, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा तो ये आर डैश वार डैश भूल जाओ, तुम यहाँ से एक एलिमेंट लो। ठीक है, जैसे अपन ने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था ना, एलिमेंट लेकर के उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का एलिमेंट कैसे इधर आएगा, इस तरीके से सारे एलिमेंट से इंटीग्रेट करो। फिर लिमिट लगाते वक्त तुम्हें ध्यान रखना होगा, जैसे वहां पर अपन ने आर से आर प्लस एल रखा था, यहाँ पर कुछ और आएगा, तो लिमिट लगाओ और फिर तुम्हें ये फॉर्मूला फिर मिल जाएगा। ठीक है, और उस मेथड से मैंने पिछले साल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इरडोफ प्रॉब्लम्स का लेक्चर पढ़ा हुआ है मेरे पास जेई एक्सप्रेस सीरीज में, उसमें कराया था, तो उस मेथड से कराया था। बट अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट मेथड से करा रहा हूँ, तो ये बेटर है। बाकी अगर तुम चाहते हो उससे भी बताऊं तो तुम कमेंट कर देना, तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में, टेलीग्राम ग्रुप पे वीडियो बना के भेज दूंगा। बाकी कोई जरूरत नहीं है, अपने आप से कर लोगे तुम, आई थिंक उसको, ये ज्यादा अच्छा मेथड है। तो ये हो गया, तो ये भी निकाल लिया अपन ने। इसके बाद बोल रहा है इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशंस एट आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए, दोनों को आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए के लिए एक्सप्रेस वो अपने को देखना है। तो पहले इसको देख लेते हैं, है ना, आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए, है ना। तो एक काम करो, के क्यू बाय आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए है, तो आर स्क्वायर, ये सिंपली यही हो जाएगा, क्योंकि आर माइनस फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ये बहुत छोटी वैल्यू रह जाएगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सीधे ये लिख दो। इसके लिए देखोगे आर ग्रेटर देन ग्रेटर ग्रेटर देन है, तो अपन बोल सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का है, लैम्डा ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें से क्या करें अपन, ए कॉमन निकाल लें, नहीं आर कॉमन निकाल लें। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? हाँ, एक मिनट, ये ए नहीं है क्या? हम्म, अच्छा हाँ ठीक है। एक चीज और इसमें चेंज कर लो ना, एक चीज मैं यहाँ पर करना भूल गया, सॉरी, है ना। लैम्डा थोड़ी गिवन था यहाँ पर, ध्यान से देखना, क्यू गिवन है ना, लैम्डा थोड़ी गिवन है। तो लैम्डा की अपने को वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो लैम्डा यहाँ पर क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज है क्यू, टोटल लेंथ है 2a, तो ये वैल्यू अपने को यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो ये अपना आएगा, यहाँ पर अगर मैं क्यू बाई 2a रखूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू की पावर हाफ। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में अपने को क्या करने को बोल रहा है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट वाली, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है आर मच मच ग्रेटर देन ए, ऐसा बोला है ना, यही बोला है ना। हाँ, तो आर मच मच ग्रेटर देन ए है। तो एक काम करते हैं यहाँ से अपन, अगर इस तरीके का कुछ है तो अपने को एक चीज समझ में आ रही है कि ए बाई आर इज नियरली टेंडिंग टू जीरो, ऐसा बोल सकते हैं अपन, है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ से, आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये अपना आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से आर स्क्वायर को बाहर निकाला तो आर स्क्वायर की पावर हाफ बाहर निकलेगा, तो आर बाहर निकलेगा, और ये आर ऑलरेडी है, तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, और ये बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रेज़ टू दी पावर हाफ, है ना। तो वही है कि हम्म, हाँ ठीक है,
सही कर रहा है ना? ठीक है। तो अब यहाँ से तुम साफ साफ देख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बहुत छोटी वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस हाफ ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना, सीधे सीधे पावर को। अब ऐसा है, तो ए बाई आर वैसे टेंडिंग टू जीरो, तो ये पूरी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी, तो ये अपना सिंपली आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये भी लाई का पॉइंट चार्ज आ रहा है, और ये भी लाइट, ये भी क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो लाई का पॉइंट चार्ज ही आ रहा है। तो यहाँ से भी देख सकते हो, तो यही है बस, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, a very long straight wire uniformly charged thread carries a charge lambda per unit length. Find the magnitude and direction of the electric field at strength at a point which is distance y from the thread and lies on the perpendicular passing through one of the thread's ends. तो वही है यार, ये तो सिंपल थ्योरी वाली चीज हो गई ना। ये अपन ने करी हुई है कि बेसिकली इस तरीके से वेरी लॉन्ग थ्रेड है, इसका एक एंड अपने को गिवन है ये वाला, तो इससे एट अ डिस्टेंस y अगर एक पॉइंट है, पॉइंट p, ठीक है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इस पर एक ई परपेंडिकुलर आती है, वो कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y। इधर y दिया इसलिए ई पैरेलल आती है, वो आती है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y। तो ई नेट जो आएगा वो दोनों वेक्टर्स हैं, वो किधर आएगा, पहली बात तो यहाँ से ऐसे 45 डिग्रीज पर आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, 90 डिग्रीज पर हैं, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस पूरे का √2, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y इंटू √2, है ना। क्योंकि दो वेक्टर, इक्वल वेक्टर जब 90 डिग्री पे होता है तो यही रिजल्टेंट होता है, अब तक तो बहुत बार देख लिया। लैम्डा अपॉन 2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ये तो किया हुआ है थ्योरी में यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आज की क्लास को हम एंड करेंगे, और तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड तक के रेलेवेंट क्वेश्चन सारे हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वही पार्ट बचा जो अभी अपन ने थ्योरी में भी नहीं करा है, जो हम गॉस लॉ के बात करेंगे, जो कि है तुम्हारा स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। स्फीयर और शेल, मतलब चार्ज स्फीयर और चार्ज शेल, तो वो अपन गॉस लॉ पढ़ेंगे तब करेंगे, तो उसके क्वेश्चन भी तभी आएंगे, ठीक है। तो देखो, अ थ्रेड कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ हैज द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर 3.2a एंड 2b, दो फिगर हैं, ठीक है, दोनों में लैम्डा ही है। Assume the curvature of this curvature radius r to be considerably less than the length of the thread, ठीक है। बेसिकली ये इनफाइनाइट चार्ज है, इस तरीके से। फाइंड द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। तो पहले पहला वाला फिगर लेते हैं, तो पहले वाले फिगर को अपन यहाँ से दो पार्ट में, तीन पार्ट में तोड़ सकते हैं, यहाँ से देखना। ये आर्क हो गई, इसका एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और ये एक थ्रेड, एक थ्रेड, इस तरीके से अपन इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको ऐसे मान लो, इन्फिनिटी वाला थ्रेड, फिर एक ये 90 डिग्री वाली आर्क, फिर एक इन्फिनिटी वाला थ्रेड, ये है पॉइंट ऑफ सेंटर। तो इस वाले थ्रेड की वजह से ई परपेंडिकुलर आएगा इधर, ई पैरेलल आएगा इधर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों की वैल्यू बराबर होगी, कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ई नॉट बोल देता हूँ अभी के लिए, तो ये ई नॉट है, ये भी ई नॉट है। अब इस वाले थ्रेड की वजह से देखो, इसकी वजह से ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल आएगा इधर, और ई परपेंडिकुलर आएगा इधर, ई नॉट, ई नॉट। तो ये दोनों, ये चारों एक दूसरे को इस तरीके से कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, ध्यान से देखो, ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट सब कट जाएगा। तो नेट अब कैसा सिचुएशन रही, केवल एक ये आर्क बची, है ना, ध्यान से देखना, केवल एक ये आर्क बची 90 डिग्री की, बाकी दोनों थ्रेड ने एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो तुम, ठीक है। तो आर्क बची, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, पहली बात ऐसा होगा, इसके से एकदम मिड से ऐसा, ये होगा। बेसिकली ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ 90/2, यानी कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ पाई/4, यानी कि 1/√2, साइन 45 1/√2 होता है। ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन तुम्हें दिखी गई, अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ये, तो इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे काट लो, एक ये हाफ हाफ रिंग हो गई बेसिकली पाई एंगल की, और ये दोनों थ्रेड हो गए, ठीक है। तो इसको मैं बना रहा हूँ नीचे, बी क्वेश्चन। तो इस तरीके से एक सेमी इनफाइनाइट थ्रेड, फिर एक ये,
एक मिनट। सेमी सर्कुलर रिंग, और ढंग से बना लेते हैं यार। तो वही ई परपेंडिकुलर इक्वल टू ई पैरेलल इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस आ रही है ना, ये तो आ रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से लिखेंगे, तो ई पैरेलल इधर आएगा ई नॉट, ई पैरेलल ई नॉट, ई परपेंडिकुलर ई नॉट, है ना, ई नॉट, ई नॉट। अब की बार इसकी वजह से लिखेंगे, तो ई परपेंडिकुलर आएगा इधर ई नॉट, और ई पैरेलल अगेन आएगा इधर नीचे की तरफ ई नॉट, तो ये दोनों कैंसिल आउट। और अब इस रिंग की वजह से लिखेंगे, तो रिंग की वजह से आएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों से ऐसे बीचों बीच आता है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ 90, साइन ऑफ पाई/2, यानी कि ये हो गया 1, ठीक है। तो अपना नेट कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 2 ई नॉट, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको अपन लिखेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 2 इंटू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये दिख ही रहा है, ये 2, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये नेट जीरो आ जाएगा। तो नेट नेट जीरो आ जाएगा, बेसिकली इसके परपेंडिकुलर ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, फिर दोनों पैरेलल ने मिल करके रिंग, ये हाफ रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जीरो आ गया, यही अपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी देखे जाते हैं, ये जेईई मेन में भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही है। तो इसके साथ अपन ने इरोडोव के आज 15 क्वेश्चन के लिए, 15 में से हाँ 2 इरेलीवेंट थे और एक तीसरा, 3 इरेलीवेंट थे वैसे। तीसरा वाला थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि कॉन्सेप्चुअल है, उस तरह की चीजें तुमने की हुई है, मतलब मैं तुम्हें हिंट दूं तो तुमने थ्योरी में डेरिवेशन किए हुए हैं उस तरीके के, बट उसमें जितना ज्यादा डीप वो पूछ रहा है ना, जैसे अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया उसमें इतना विजुअलाइजेशन था कि 20 मिनट लग गया, इसमें मान के चलो 40 लग जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जेई में तो कभी नहीं आ सकता, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है वो। बट थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए, अगर तुम्हें थोड़ा सा खाली बैठे हो, तो अपना दिमाग बढ़ाने के लिए, टेस्ट करने के लिए तुम एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट करना। बाकी अगर ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे कि भैया उसका सोल्यूशन बताओ, तो मैं वो भी एक अपलोड कर दूंगा वीडियो बना करके। बट अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड नहीं होगी तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, ठीक है। आई होप तुम्हें जितना बताया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। और क्वेश्चंस करने में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो हो सकता है तुमने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी जाकर के फिर से वीडियोस देखो। और अगर तुम मेरे से नहीं पढ़ रहे हो और तुमसे क्वेश्चन बनने में दिक्कत आई है, तो तुम बाकी लोगों से पूछ सकते हो कि जो है कितने इजीली उन्होंने कर लिया होगा। तो तुम जा करके लेक्चर्स देख सकते हो एक बार, तो वहां से तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना फर्क है और कितने इजीली तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।